ये कांग्रेस वाले पगला गए हैं क्या? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या फिर ये किसी विश्वगुरु के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? ये बात मेरी नहीं है। एक दर्शक ने फोन करने के बाद इन्हीं शब्दों के साथ बातचीत शुरू किया। मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहने लगे कि जिस केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग पर हरियाणा चुनाव में धांधली और फर्जीवाड़ा करने का संदेह है, उसी केंचुआ से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चोरी का सबूत बचा कर रखना। क्या आपने कभी सुना है कि डाकू से कहा जाए कि जो चोरी किए हो भैया उसके सबूत से छेड़छाड़ मत करना, उसको छुपा के किनारे रख दो। आगे की बातचीत में पता चला कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद जो कहा सुना है वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। पवन खेड़ा ने क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले एक सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक अद्भुत जादुई टैबलेट है जिसे खाने के बाद आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं होगी, और थोड़ी ही देर बाद आपसे कहूं कि मौसम बदल रहा है, ठंडा पानी मत पीजिएगा, जुकाम हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आप तपाक से बोलेंगे कि अभी तो आपने जो टैबलेट खिलाया उसके बारे में भौकाल मार रहे थे कि उसे खाने के बाद दुनिया की कोई बीमारी नहीं होगी, और फिर खुद ही कह रहे हैं कि ठंडा पानी मत पीना, सर्दी हो जाएगी। आप दर्शकों को लग रहा होगा कि मैं क्या बताने आया था और क्या बता रहा हूं। दरअसल मैं जो बताने आया था और जो बताने के लिए आपको बुलाया हूं वही बता रहा हूं, और ये बीमारी है वोटिंग मशीन, ये वाली। भारत का चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और इनकी पूरी मशीनरी तथा गोदी मीडिया ने इस वोटिंग मशीन को दुनिया के कपाट पर बिठा दिया है, यानी ईश्वर का रूप बना दिया है। हर बार 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 अजीबोगरीब तर्क देकर कहते हैं कि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, मगर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये माना कि ईवीएम हैक हो सकती है, और तो और जिस फार्मूले से हैक हो सकती है वो फार्मूला जहां बनता है, जहां पैदा होता है, वहां पर भर भर के भाजपाई बिठाए गए हैं। बेशर्मी की हद तो यह है कि पता चलने के बाद भी नहीं हटाए गए हैं। तो आइए इस वीडियो में तगड़े से चर्चा करते हैं कि कांग्रेस वाले पगला गए हैं क्या, या फिर किसी विश्वगुरु के इशारे पर खेल रहे हैं। ईवीएम हैकिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और भाजपा के लिए सब कुछ कितना आसान हो सकता है या फिर है, इसे समझेंगे। और ये भी बात करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती थी जिन्हें कथित रूप से ईवीएम में छेड़छाड़ करके हराया गया, जिसका प्रमाण चुनाव खत्म होने से पहले ही सामने आ चुका था, यानी जिसकी चर्चा सरेआम थी। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मामला देश के लोकतंत्र का है, यानी भारत का संविधान आपको जो सबसे बड़ा अधिकार देता है उस अधिकार की डकैती से जुड़ा हुआ है। एकदम आसान भाषा में कहानी की तरह बताऊंगा, सुनिए, समझिए। और उससे पहले यदि पहली बार है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, टन से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आप ही को लाभ मिलेगा। जैसे ही हम कोई वीडियो लेकर आएंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी सेकंडों में। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप अपनी आवाज को मजबूत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने का हमारा प्रयास जारी रह सके। और हरियाणा के चुनाव ने तो एक बार फिर से बड़े बड़े चेहरों से पर्दा हटा दिया है, और पर्दा इस रूप में हटा है कि बड़े बड़े धुरंधर लोग हरियाणा के चुनावी परिणाम को लेकर माफी मांगने लगे हैं। कह रहे हैं कि हमारा आकलन गलत साबित हो गया, जबकि असली बीमारी कहीं और है। आकलन सबका सही था, मगर शायद बीच में किसी का तिकड़म काम कर गया। ये तिकड़म क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे, और कैसे एक बार फिर से कांग्रेस बहुत बड़ी गलती करती हुई नजर आ रही है वो भी देखेंगे। मगर पहले आपको याद दिला दें, भारत का चुनाव आयोग तथा बीजेपी की पूरी मशीनरी, हालांकि ये दोनों बातें अलग अलग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मगर फिर भी बोल देते हैं तो सब एक। इन सब ने वोटिंग मशीन को दुनिया की हर तकनीक से ऊपर रख दिया, यानी सबके कपार पे चढ़ा दिया। जबकि हाल ही में विश्व के टॉप टेक्निकल लोगों में से एक एलन मस्क ने कहा कि दुनिया की कोई भी चीज हैक हो सकती है, ईवीएम वगैरह उठा के फेंक देनी चाहिए। मगर भारत के चुनाव आयोग को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बताया जाता है कि गोबर खाने से कैंसर ठीक हो जाता है, वैसे ही चुनाव आयोग ने भी लगातार ये बताने का प्रयास किया है कि मशीनियां एकदम ठीक है जी, चौचक है। चुनाव आयोग हमेशा दावा करता है कि इसे किसी भी रूप में हैक नहीं किया जा सकता, दूर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी तरह के नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं होती है, न तो ब्लूटूथ है न वाईफाई है, और जब कनेक्ट ही नहीं होगा तो हैक कैसे होगा। यानी बहुत तरीके के तर्क देकर चुनाव आयोग ईवीएम को साफ पाक बताने की कोशिश करता है, मगर जब दुनिया और देश के कई सारे लोग इसी मशीन से छेड़छाड़ कर लेने का
दावा करते हैं और चुनाव आयोग को ललकारते हैं तो यही चुनाव आयोग फुर्र हो लेता है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने याद करिए कितने लंबे समय तक आंदोलन किया, मांग की कि आप हमारे सामने आइए, मशीन को लेकर हम करके दिखाते हैं, मगर चुनाव आयोग फुर्र हो लिया। उससे बचने के लिए इसने घूम घूम कर प्रचार करवाना शुरू किया कि जनता को बताओ कि सही है। जनता जिसको पता नहीं कि उसके मोबाइल फोन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो जाता है, फोन करके कोई हड़का देता है कि तुम्हारा बेटवा या बिटिया कहीं पकड़ी गई है और घर वाले महिलाएं डर के उनकी मौत तक हो जाती है। ऐसी जनता को बताया जा रहा है कि देखो मशीन एकदम सुरक्षित है। अब कुछ महीने पहले ही भारत के सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से संबंधित सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ईवीएम मशीन के सोर्स कोड को लेकर कहा कि इसका खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि सोर्स कोड अगर सामने आया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। यहीं से सवाल उठ गया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी खुलेआम स्वीकार रहा है, बोल रहा है कि ईवीएम मशीन का सोर्स कोड यदि सामने आ जाए, पता चल जाए तो उसको हैक किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस द्वारा कही गई ये बातें एक नए सवाल को पैदा कर गई। कई महीने पुरानी बातें हैं, हमने पहले भी इस पर चर्चा किया है। तथा यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हैक करने के लिए सोर्स कोड की जरूरत है और हैक करने का आरोप बार बार बीजेपी पर लगता है, चुनाव आयोग पर लगता है कि ये करवाता है, अगर ये लोग ऐसा कुछ करेंगे तो इनको सोर्स कोड कहां से मिलेगा? तो अब अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। राह चलते किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि भारत सरकार के ही पूर्व सचिव रह चुके EAS शर्मा ने पिछले दिनों चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि ईवीएम मशीनें जहां बनती हैं उस कंपनी के भीतर स्वतंत्र डायरेक्टर के रूप में भाजपाई घुसे पड़े हैं। जरा ध्यान से समझिए, BEL नाम की एक कंपनी है जिसमें भारत में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम मशीनें बनाई जाती हैं। इस पत्र के अनुसार ईवीएम का निर्माण, आपूर्ति तथा ईवीएम के मूल को बनाने वाली चिप्स जो होते हैं जिसमें सोर्स कोड होता है, ये सारी चीजें जहां तैयार होती हैं उसी संस्था में भाजपा के लोग बिठाए गए हैं। ये वीडियो शूट करते समय मैंने खुद ही सोचा कि एक बार फिर से जांच लेते हैं। ये पत्र तो कई महीने पहले चुनाव आयोग को लिखा गया था। BEL के वेबसाइट पर जाकर देखा तो कई महीने पहले उठे इस विवाद के बाद भी चुनाव आयोग ने बीजेपी के लोगों को BEL से हटाने का काम नहीं किया है। यानी देसी भाषा में इसे कहें तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी दुनिया की किसी देश में, किसी लोकतांत्रिक देश में किसी ने नहीं देखी होगी। भारत में तो गारंटी है कि किसी ने नहीं देखा होगा। इन तस्वीरों में आपको 7 लोग दिख रहे होंगे और 7 में से कम 4 हैं जो भाजपा से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। इन 7 में से 4 नाम आप भी सुन लीजिए: मनसुख भाई, डॉक्टर शिवनाथ यादव, श्यामा सिंह और PV पार्थ सारथी। पिछले दिनों एक वीडियो में हमने विस्तार से इन लोगों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर दिखाया था। कोई बीजेपी की जिलाध्यक्ष पद पर है, कोई पूर्व उपाध्यक्ष रहा है यूपी में, तो कोई बिहार में भाजपा का उपाध्यक्ष रह चुका है, कोई बीजेपी ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय सचिव भी रह चुका है, और तो और लोकसभा के चुनाव के लिए विधानसभा के प्रभारी भी रह चुके हैं इनमें से एक महाशय। यानी 4 लोगों का कच्चा चिट्ठा पूरी तरह से खुलता है। प्रामाणिक रूप से सामने है कि ये सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के लोग हैं और इन्हें BEL में स्वतंत्र निदेशक के पद पर बिठाया गया है। यानी ऐसी कंपनी जो ईवीएम मशीनें बनाती हैं जहां पर उसका सोर्स कोड वगैरह तैयार किया जाता है। यानी अगर सोर्स कोड से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो भाजपा के लिए सोर्स कोड जुटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिर 4 भाजपाई जिनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने है वो किस काम के लिए वहां बिठाए गए हैं? यही काम हो सकता है। और क्या देश में जनता की कमी है? 140 करोड़ आबादी है, इतनी बेरोजगारी है, फिर भाजपाइयों को वहां बैठाने की क्या मजबूरी हो सकती है? और सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कि सोर्स कोड सामने आ जाए तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। भारत सरकार के पूर्व सचिव EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि ये सब भाजपा के आदमी हैं, भाजपाई हैं, इनको पद से हटाइए। देखिए, ईवीएम के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी के स्वतंत्र निदेशक मंडल में किस तरह से भाजपाइयों को बिठा दिया गया है। यहां तो साफ साफ निष्कर्ष निकलता है कि भाजपा पूरी तरह से निगरानी रख रही है कि मशीनें किस तरह से बन रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। EAS शर्मा ने यहां तक कहा था कि ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, एकदम बेपरवाह बना हुआ है और भाजपा के सामने बेशर्मी से झुका हुआ है, यानी लटकासन कर रहा है। मैंने चुनाव आयोग से बार बार यह शिकायत किया मगर चुनाव आयोग समाधान करने में फेल है। मशीन का बचाव करने के लिए केचुआ ने धट धर्मिता की सारी हदों को पार कर दिया है, इस मशीन को देवता बना दिया है। चुनाव आयोग ये तक नहीं देखना चाहता कि दुनिया के कितने ही देशों ने मशीन का उपयोग बंद कर दिया है। हमारे यहां भी मशीन में गड़बड़ी होने के कितने मामले सामने आए और जब चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन से इनकार कर दिया तब तो चिंता और बढ़ गई। वो खुद ही स्वीकार रहा है कि वो बिना टोटलाइजर के ईवीएम का प्रयोग कर रहा है। तो देख लिया आपने, सोर्स कोड मिलने के बाद क्या कुछ होने की संभावना है और सोर्स कोड किसको किस तरीके से मिल सकता है, कहां से मिलता है या मिल सकता है, ये सभी हम सब ने देखा। और यदि ऐसा नहीं है तो बार बार सवाल उठने के बाद
बाद भी बेहयाई की सारी सीमाओं को पार क्यों कर रहा है केंचुआ? उसका काम है न सिर्फ निष्पक्ष होना, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी, बल्कि निष्पक्ष होने से ज्यादा जरूरी है निष्पक्ष दिखना। लेकिन निष्पक्ष होना तो बहुत दूर की बात है, निष्पक्ष दिखने का प्रयास भी नहीं होता। और तो और चुनाव आयोग खुद ही खूंटा गाड़ के कह रहा है, बैठ जाता है कि जिसको जो सवाल करना है करते रहो, मैं तो जिसके सामने लटका हूं लटका ही रहूंगा, उसके सामने लटकता रहूंगा और लोकतंत्र की ऐसी तैसी करता रहूंगा। आइए अब चलते हैं कांग्रेस की बातों पर। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद से सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों में अनिश्चितता का माहौल है। और ये माहौल इतना गंभीर है कि विपक्षी पार्टियों के समर्थकों को तो छोड़िए, भाजपा के समर्थक भी हरियाणा के चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं पा रहे हैं। चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कह दिया कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, एकदम टाइट है, आप लोग चिंता मत करिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, किसी के गठबंधन की जरूरत भी नहीं होगी। और देखिए उन्होंने जैसा दावा किया था एकदम डिक्टो वैसा ही पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला है, जबकि कहीं से भी इस तरह की कोई बात न तो ओपिनियन पोल में थी न तो एग्जिट पोल में सामने आई। चुनाव आयोग ने किस तरह से वोटिंग के दिन और तीसरे दिन आंकड़ों का झोलझाल किया, यानी आंकड़े बढ़ा दिए, वोट बढ़ा दिए, वोटों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। उस मामले पर हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, कहीं 9 लाख से ज्यादा तो कहीं 3 लाख से ज्यादा वोट बढ़ गए दो आंकड़ों के अनुसार। और ये सारा आंकड़ा चुनाव आयोग का ही है, हमने अपनी तरफ से पैदा नहीं किया है, सारे सबूत दिखाए हैं। इस वीडियो को जाके अच्छे से देखिएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव परिणाम झटका देने वाला आया, तब इनके कुछ नेता मशीन में हेरफेर को लेकर बोलने लगे, चुनाव आयोग से भी जाकर मिल आए। पवन खेड़ा का कहना है कि बैटरी को लेकर भी बहुत सारी शिकायत थी, कहीं 99% तो कहीं 90% चार्ज पाई गई, और जितनी ईवीएम ऐसे थे उनमें 70% के आसपास वोट भाजपा के थे, जबकि जो ईवीएम 40-50% चार्ज थी उसमें कांग्रेस आगे थी। यानी पवन खेड़ा के अनुसार ईवीएम बदलने का मामला है। इनका आरोप है कि जिस मशीन में जनता ने वोट डाला था उसमें कांग्रेस आगे है, और कुछ मशीनें ऐसी हैं जो शायद बाद में छुपा कर रखी गई, इसमें भाजपा के वोट भरे हुए थे। फिलहाल पवन खेड़ा का आरोप है कि 20 विधानसभा सीटों के नतीजों में हेरफेर किया गया है, यानी कांग्रेस पार्टी को फिलहाल 37 सीटें मिली हैं। यदि उनके आरोपों को सही माने तो उन्हें कम से कम 57 सीटें मिलनी चाहिए थी। और जैसे ही आंकड़ा 57 का आता है तो सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल, सारे स्वतंत्र पत्रकार, गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस और तमाम चुनावी विश्लेषक सही हो जाते हैं एक झटके में। यानी सबका यही आकलन था कि कांग्रेस कम से कम 45 सीट पाई जाएगी, कुछ ने 60 से ऊपर भी दिखाया था, मगर मोटा मोटी आंकड़ा अगर औसत देखें तो 55 के आसपास पहुंचता था। और यदि सच में 20 सीटों पर गड़बड़ी हुई है तो कांग्रेस उस आंकड़े को छू सकती थी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग से कहा है जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती उन मशीनों को सील करके सिक्योर करके रख दीजिए, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो पाए। इसी बात को लेकर हमारे कोई दर्शक बिगड़ गए, कहने लगे कि कांग्रेस वाले पगला गए हैं क्या? अगर मशीनों में कोई हेरफेर हुई है, कोई अदला बदली हुई है, तो फिर क्या ये केंचुआ के इशारे के बिना संभव है? और यदि केंचुआ ही सब कुछ करवा रहा है तो उससे ये उम्मीद करना कि वो मशीनों को, ऐसी मशीनों को सुरक्षित रखे, सील करके रखे, सबूत संभाल कर रखे, ये कहां तक उचित है भाई? यानी सोचिए कि इतनी बचकानी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग 2019 के चुनाव में उठाए गए सवालों का जवाब अब तक देकर जनता को और लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका, जिस चुनाव आयोग ने पर्चियों के मिलान करने से इनकार कर दिया, जिस चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को खुली छूट दे रखी है झूठ बोलने की, नफरत फैलाने की, धर्म के नाम पर वोट मांगने की, मुसलमानों को गरियाने की, देश की जनता को डराने की, भाजपाइयों से कह दिया है कि तुम्हारे लिए कोई आचार संहिता नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। जो चुनाव आयोग बीजेपी की हर एक छोटी बड़ी मांग को झुककर प्रणाम करता है, तुरंत मान लेता है, चाहे चुनाव टालना हो, चाहे राम रहीम को रिहा करना हो, बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीख का ऐलान करता है, ऐसे तमाम आरोप लगते हैं। तो फिर उस चुनाव आयोग से कांग्रेस के भोले भाले लोग ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो कथित छेड़छाड़ वाली मशीनों को सुरक्षित रखेगा, सबूतवा जुटा कर रखेगा? सोचिए, जिस चुनाव आयोग ने ईवीएम बनाने वाली कंपनी के भीतर से भाजपाइयों को नहीं हटाया, वो भी पूरे देश में चर्चा होने के बाद भी, यानी जिस गलत काम को पकड़कर चुनाव आयोग को खुद ही सुधारना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, वो बार बार पकड़ा गया, फिर भी प्रचंड ढिठाई दिखाते हुए चुनाव आयोग भाजपाइयों को कंपनी में बिठाए रखा है। उस चुनाव आयोग से कांग्रेस के लोग इतनी उम्मीदें भला क्यों पाल रहे हैं? और जब ये सारे सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले मध्य प्रदेश समेत अनेक विधानसभा चुनाव में उठ चुके हैं, 90% ईवीएम चार्ज का मामला जब पहले भी संज्ञान में आ चुका है, पकड़ा जा चुका है, विवाद हो चुका है, तो क्या कांग्रेस के लोगों को यह मालूम नहीं था? और क्या उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि विश्व गुरु और नकली चाणक्य की जोड़ी कुर्सी पाने के लिए किस हद तक जा सकती है? यदि सब
सब कुछ मालूम ही है, तब भी कांग्रेस के लोग इतना भोलापन कैसे दिखा सकते हैं? सवाल एक बार फिर से वही है कि मशीन के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस कोई क्लियर स्टैंड लेंगे या फिर बार बार चुनाव में मार खाने के बाद 2 दिन कराहेंगे और फिर उसी मशीन के भरोसे चुनाव लड़ने जाएंगे। कांग्रेस की इन हरकतों से, इन लापरवाहियों से उनके नेताओं का और उनका क्या फायदा होता है ये तो नहीं पता, मगर देश की जनता का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। एक वक्त था जब जनता चुनाव का इंतजार करती थी, उन्हें लगता था कि चुनाव आएंगे तो सरकारें उनके लिए कुछ अच्छा करेंगी, कुछ नया ऐलान होगा। खासकर युवा इंतजार करते थे कि 5 साल में चुनाव आएगा तो जमकर भर्तियां होंगी। मगर मोदी सत्ता के दौरान तथा डबल इंजन की सरकारों के दौरान ये कहानी लगभग खत्म सी हो गई है, बल्कि उल्टा होने लगा है। भाजपाई डबल इंजन जनता के सिर पर चढ़ के नाचने लगा है, उन्हें चिढ़ाने लगा है। चाहे कृषि कानून हो, अग्निवीर हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर देश की महिलाओं के सम्मान का मामला हो। हरियाणा में अग्निवीर का मुद्दा, पहलवान का मुद्दा और किसान का मुद्दा, ये तीनों ही बड़ा महत्वपूर्ण था। मगर फिर भी बीजेपी ने इन तीनों मुद्दों पर जनता के हित का कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि खिलाफ रहे, मुखालफत करते रहे। तो सवाल यह है कि आखिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि हम जनता के खिलाफ काम करेंगे, उनकी पीठ पर लात भी मारेंगे, रोने भी नहीं देंगे और फिर चुनाव भी जीत जाएंगे। आखिर इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है और इस राज का सोर्स कोड क्या है? चुनाव आयोग से शिकायत करने, मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ये लिख कर रख लीजिए, ये पूरी दुनिया जानती है। चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी नरेंद्र मोदी द्वारा कुर्सी पर बिठाए गए हैं, इनकी हिम्मत तक नहीं होती कि नरेंद्र मोदी के नाम से एक नोटिस तक जारी कर दे। गलती करते हैं मोदी, गलत बोलते हैं मोदी, नफरत फैलाते हैं मोदी और नोटिस जाता है नड्डा के नाम पे। याद है कि भूल गए? इनसे किसी कार्रवाई की उम्मीद सपने में भी करना मूर्खता की पराकाष्ठा होगी। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को भी सबने देख लिया है। 2019 के चुनाव का मामला गया था, 2024 के चुनाव के दौरान उसकी सुनवाई हो रही थी। एक तरफ वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई कर रहा है कि वोटिंग ईवीएम से होगी या पर्चे से होगी। सोचिए, लोकतंत्र जहां पैदा होता है, जिस प्रक्रिया के तहत पैदा होता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या हो सकता है? मगर सुप्रीम कोर्ट को 5 साल में सुनवाई करने का मौका नहीं मिला। है ना एकदम विश्वगुरु टाइप मामला। बाकी अवैध तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराना, अलग अलग पार्टियों को तोड़ना, ये मसला भी चीफ जस्टिस के पास गया था। साहब आज तक इस पर फैसला नहीं ले पाए और फैसला देने से पहले ही शायद खुद ही रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले हो सकता है कि महाराष्ट्र में दूसरा चुनाव हो जाए। यानी फैसला आए ना आए, महाराष्ट्र की जनता का जो कबाड़ा होना था वो हो चुका है और लोकतंत्र का तो पिछले कई साल से हो रहा है, वो सबके सामने है। यानी ऐसी कोई संस्था नजर नहीं आती जहां से जिसका इतिहास देखकर जनता उनसे कोई उम्मीद पाले। और जब चौतरफा निराशा नजर आ रही थी तो लोगों ने विपक्ष में उम्मीद ढूंढने की कोशिश की है और विपक्ष में भी लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो इस मसले पर क्लियर स्टैंड लेंगे। लेकिन अब चर्चा होने लगी है कि उनके आसपास के लोग मशीन के मुद्दे पर कोई फैसला लेने से उन्हें रोकते हैं। अब आसपास के लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में संदेहास्पद होता जा रहा है। बहरहाल आप इस मसले में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। केंचुआ के अधिकारियों से मिलने के बाद पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं उन्हें जरा सुन लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे।
सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये हम वहाँ दे चुके हैं, लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया।